गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज एनवायरमेंट इकोलॉजी की 8वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपनी 8 नंबर की अंतःमंडलीय मृदा किसे कहते हैं, अमंडलीय मृदा किसे कहते हैं, दोमट मिट्टी, लेटेराइट, काली, लाल, पर्वतीय, पीट, सैलाइन और मरुस्थलीय मृदा। साथ में हम लोग जानेंगे ICAR क्या होता है। कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें आपको पता नहीं होगी। अगर हम बात करें ICAR की, जो कि आपको सबसे पहले बता देता हूं, ये 1929 में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब ये बनाया गया था। इसका फॉर्मेशन हुआ 1929 में। भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए सारा का सारा जिम्मेदारी इसी के पास। इसके अंदर में लगभग 4 या 5 डीम्ड कॉलेज हैं और 64-65 इसके अंदर में संस्थान है जो कि पूरा चेक करते हैं रिसर्च के लिए, और 15-16 यूनिवर्सिटी जो इसके अंडर में काम करती हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या रिसर्च सेंटर, जहां इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ओके, चलेगा। तो ये कृषि के लिए बहुत बड़ी संस्था जो कि काम करती है। बात करेंगे, हम लोगों ने पिछली क्लास में मंडलीय मृदा तक कंप्लीट कर लिया था। अगर हम बात करें मंडलीय मृदा किसे कहते हैं, तो मंडलीय मृदा का मतलब पूरे विश्व के बड़े बड़े क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है उसे मंडलीय मृदा के नाम से जानते हैं। अगला नंबर आता है अंतःमंडलीय मृदा का। अंतःमंडलीय मृदा को ही हम कह सकते हैं हाइड्रोमार्फिक मृदा। हाइड्रोमार्फिक मृदा क्यों? क्योंकि इसका विकास होता है जल भराव से। जल के अधिक भराव से जिस मृदा का विकास होता है ये एक अविकसित मृदा होती है। क्या होती है? अविकसित मृदा होती है या पूर्ण विकास नहीं होता। ऐसी मिट्टी जिसका पूर्ण विकास नहीं होता है उसे अंतःमंडलीय मृदा के अधीन रखा जाता है। इसका जन्म कैसे होता है? तो इसका जन्म जल भराव की वजह से होता है, इसलिए इसे हम क्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं, या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। इसका विकास क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है। इसका जन्म या विकास क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है। होता कहां पे है? जहां जल भरा होगा उसी क्षेत्र में इस मिट्टी का विकास होता है, और ये मिट्टी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। हमें बात करनी है आज इसी अंतःमंडलीय मृदा की। देखो, ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। ये ICAR कहता है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये 8 प्रकार लिखे हुए: पर्वतीय, पीट, सैलाइन, मरुस्थलीय, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट और दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल। लाल को लाल, और इनको सबके सेम टू सेम नाम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब पता है। हम सीधे बात करेंगे अंतःमंडलीय मृदा की। दोस्तों, अंतःमंडलीय मृदा के भी ये तो लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं अंतःमंडलीय मृदा में। जैसे आपने मंडलीय मृदा के 2 भाग पढ़े थे, एक को नाम आपने दिया था पेडोकल और एक मिट्टी को आपने नाम दिया था पेडोल्फर। लिख लेते हैं अंतःमंडलीय मृदा। अंतःमंडलीय मृदा, इसके भी 2 भाग अपने होंगे। एक को हम नाम देंगे पेडोकल, एक को नाम देंगे पेडोल्फर। पेडोकल का मतलब, पेडो मतलब मिट्टी, कैल मतलब कैल्शियम जहां पे होता है, पेड मतलब मिट्टी, एल मतलब एल्युमिनियम, Fe से हो गया आयरन। जहां पे लोहा और आयरन होता है वहां पे पेडोल्फर मिट्टी का विकास होता है, और जहां पे कैल्शियम की मात्रा होती है वहां पेडोकल का निर्माण होता है। पेडोकल का निर्माण वही होगा जो क्षेत्र होगा अर्ध शुष्क या शुष्क। पेडोल्फर मिट्टी का निर्माण वही होगा जहां पे आर्द्र क्षेत्र होगा। आपने पीछे की क्लास में भी पढ़ा है, आर्द्र क्षेत्र में पेडोकल मिट्टी के कई रूप आपने पढ़े थे मंडलीय मृदा वाले में, याद कीजिएगा। ग्रे ब्राउन चिटनेस्ट आपने पढ़ा था, आपने रेड येलो पॉटजोल पढ़ा था, आपने पढ़ा था पॉटजोल, आपने पढ़ा था लेटेराइट मिट्टी। पेडोकल में आपने पढ़ा था टेरा रोसा मिट्टी, आपने पढ़ा था चरनोजम, आपने पढ़ा था और क्या था, हाँ, मरुस्थलीय मृदा। ये आपने पढ़े थे पेडोकल मिट्टी में। अभी
अंतःमंडलीय वाले क्षेत्र में कुछ और चीजें जल भराव के कारण हमें समझनी है। आपको मैं बात बताता हूं, एक मान लीजिएगा ये एक घाटी है, ठीक है। घाटी में यहां पे भर गया जल, ये हो गया आपका जल, पानी भर गया यहां पे। ऊपर से सूर्य भगवान चमकना शुरू हुए, तो ये जो पानी है, इस पानी का होने क्या लगेगा, एवोपरेशन या वाष्पीकरण। क्या होने लगेगा, इस मिट्टी का वाष्पीकरण, सॉरी पानी का। जब पानी का वाष्पीकरण होगा तो नीचे जो पानी जा रहा था वो नीचे पानी जाना कम हो जाएगा। पानी नीचे की जगह वाष्पीकरण होने लगेगा तो नीचे से पानी सतह से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं कैपिलरी प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं, कैपिलरी प्रोसेस। जब नीचे से पानी जल क्या हो जाएगा, जल ऊपर की सतह में प्लस खनिज, जल और खनिज के तत्व ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, जल का वाष्पीकरण हो रहा है। ये सारे के सारे तत्व इस मृदा में, इस मिट्टी में आकर रुक जाएंगे। इस जगह पर खनिज तत्व प्लस में हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। यहां पे खनिज तत्व अधिक हो जाएंगे, जल तो पूरा वाष्पीकृत हो गया, उड़ गया, यहां खनिज तत्व ज्यादा हो गए और इसकी वजह से इस जगह में जो मृदा बनी, इसके कारण इस क्षेत्र में जो मृदा बनी वो एक पेडोकल का रूप होती है। किसका रूप होती है, पेडोकल का। और इस मिट्टी को नाम दिया जाता है एल्केलाइन। इसका नाम एल्केलाइन या इसका नाम दिया जाता है सैलाइन। एल्केलाइन या सैलाइन मिट्टी कहा जाता है जो ऐसी जगहों पर जिसका विकास होता है। बात समझ में आई मेरी। पेडोकल मिट्टी का मतलब क्या हुआ, ऐसी जगह जहां पर एल्केलाइन और सैलाइन मिट्टी का विकास होता है वाष्पीकरण अधिक होने के कारण। ऐसी मिट्टी को हम भारत में कहते हैं, जो कि हरियाणा में पाई जाती है, पंजाब में, राजस्थान में पाई जाती है, रे, ऊसर और कल्लर। ये मिट्टी के नाम है जो कि पेडोकल मिट्टी में भारत में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में रे, ऊसर और कल्लर, ऐसी मिट्टी का नाम यहाँ पे इनको दिया जाता है। आई होप मेरी बात आपको याद रहेगी, क्योंकि अब हम लोग भारत की तरफ भी चल रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना भारत की मिट्टी है तो हम भारत की ही पढ़ेंगे। एक बात याद रखना, यहाँ सोडियम और पोटेशियम की मात्रा भी अधिक होती है। कैल्शियम यहाँ पे Cl है, यहाँ सोडियम और पोटेशियम की मात्रा भी होती है, चाहे तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे सोडियम प्लस पोटेशियम दोनों खनिज तत्वों की मात्रा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसी मिट्टी को एक बार पूछा गया था अर्जेंटीना में क्या कहते हैं। ऐसी मिट्टी जो पेडोकल होती है उसका अर्जेंटीना में नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रिंडजाइन। ऐसी मिट्टी को वहां पे क्या नाम दिया जाता है, रिंडजाइन मिट्टी का नाम दिया जाता है। इस जगह पर क्या कोई मृदा परिच्छेदिका का विकास हुआ, संस्तर का, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, तो यहां किसी भी प्रकार के संस्तर का निर्माण नहीं होता। संस्तर या मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता, या सॉइल प्रोफाइल का निर्माण नहीं होता। यहां किसी भी प्रकार के संस्तर का निर्माण, एबी का कोई निर्माण नहीं होता। भारत में ऐसी मिट्टी को रे, ऊसर, कल्लर के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत, नो एनी दिक्कत। अगला नंबर आता पेडोकल का। पेडोकल में देखते हैं, ये तो थी बात शुष्क क्षेत्र की। आर्द्र क्षेत्र का मतलब जहां पानी अधिक है, जहां जल भराव है, जहां क्या है, जल भराव। जल भराव की अपनी 3 कंडीशन है। पहला, हिमाच्छादित सतह, या पर्वत जहां बर्फ पिघलने से जल का जमाव हुआ। मान लीजिएगा कोई एक सतह थी, वहां हिमाचल बहुत सारी बर्फ थी और बर्फ क्या हो गई, धीरे धीरे पिघल गई। तो ऐसी जगहों पे जहां बर्फ पिघल जाती है उस मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है, एक मिनट,
ऐसी मिट्टी को कहा जाता बॉग सॉइल, बॉग मृदा। बॉग सॉइल या बॉग मृदा का नाम दिया जाता है जो हिमाच्छादित सतह पर जिसका विकास होता है। एक चीज और यहां बतानी रह गई, यहां रासायनिक भौतिक परिवर्तन की दर कम होती है, क्योंकि यहाँ तापमान क्या होता है, निम्न होता है। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और ऐसी मिट्टी को बॉग सॉइल एक कहा जाता है। कुछ होते हैं हमारे देश में नदी बेसिन। नदी बेसिन का मतलब इस तरह से नदी बहते हुए जितने क्षेत्र में बहती है, ये पूरी, जैसे मान लीजिए गंगा है, इधर यमुना आके मिली, इधर सुकेन, बेतवा, सेन, ये सब मिलती हैं, तो ये पूरा का पूरा वो नदी का बेसिन हो जाता है। और यहां पर अगर जल भराव हो जाए, नदी बेसिन में जल भराव हो जाए, कोई नदी का एक क्षेत्र है, वहां किसी जगह पर जल भरा, नदी बेसिन में कहीं भी जल भराव हो जाए, तो ऐसी मिट्टी को नाम दिया जाता मियो सॉइल, मियो सॉइल या मियो मृदा। जहां नदी बेसिन में जल भराव हो जाता है, उस दिखाई दे रहा है ना, जहां जल भराव हो जाता है वहां पर मियो सॉइल का विकास होता है। और एक बचा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। ऐसी जगहों पे अगर जल भर जाए तो वहां पर पीट मृदा का विकास होता है। ऐसे क्षेत्रों में किसका विकास होता है, पीट मृदा का विकास होता है। सॉरी, ये पीट नहीं, इसको प्लानो सॉइल कहते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में प्लानो सॉइल। पीट मृदा किसे कहते हैं, भारत में नदी बेसिन क्षेत्र में जो आती है उसे पीट मृदा कहते हैं। भारत में केवल जो नदियों के किनारे लास्ट में जो बनती है उसे पीट मृदा कहते हैं, जिसे मियो सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचे पर्वतों में जो मिट्टी बनेगी उसे प्लानो, प्लान मतलब जो आपकी पर्वतों में बनती है, उस क्षेत्र में जो मिट्टी बनती है उसे पर्वतीय मिट्टी या प्लानो सॉइल के नाम से। बॉग सॉइल जो हिमाच्छादित सतह में, नदी बेसिन में मियो सॉइल, भारत में उसे पीट मृदा कहते हैं, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जल भराव से जो मिट्टी बनती है उसे प्लानो सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी रही कुछ अंतः मंडलीय मृदा, जिसे इंटरजोनल या हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अभी क्या करना है, अभी शुरुआत करनी है आपको अगले पॉइंट की, जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार था। नाम है उसका दोमट मिट्टी। शुरू करते हैं दोमट मिट्टी के बारे में। क्या कहती है दोमट मिट्टी, किसे कहते हैं दोमट मिट्टी, चलिएगा। दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में जितने पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। दोमट मिट्टी कहां पाई जाती है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। जहां पर हल्का पानी गिरेगा और हल्की नमी रहेगी वहां दोमट मिट्टी का विकास होता है। इसमें कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। इसे मंडलीय मृदा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे मंडलीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे परिवहित मृदा भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, परिवहित मतलब बहते हुए, नदियों के बहने से इस मिट्टी का विकास होता है। इसका निर्माण कैसे होता है दोमट मिट्टी का, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के
निक्षेपण जमाव से दोमट मृदा का विकास होता है। कैसे होता है? नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से जिस मिट्टी का निर्माण उनके निक्षेपण से होता है, उस मिट्टी को दोमट मिट्टी या एलुवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। भारत में कहां पाई जाती है? तो भारत में उत्तरी मैदान में पाई जाती है, जो कि आपके यूपी, पंजाब, हरियाणा का जो मैदान है, इस क्षेत्र में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। कुछ मामलों में तटीय मैदान में भी पाई जाती है। जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं वहां भी ये इसके कुछ रूप देखने को मिल जाते हैं। बात करें इस मिट्टी की, तो कृषि की दृष्टि से उपयोगी है। कृषि की दृष्टि से उपयोगी है। इसमें सभी प्रकार की फसलें हो सकती हैं। धान, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, सब कुछ, हर प्रकार की कृषि इसमें की जा सकती है। इस मिट्टी में कमी किसकी होती है? अभाव किसका होता है? एनपीके का। आपने सुना होगा डीएपी खाद डालते उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, तो इसी तत्वों की इसमें क्या होती है? कमी होती है। कुछ जगहों पर इसमें ह्यूमस की भी कमी होती है। जो ज्यादा शुष्क है वहां ह्यूमस की भी कमी होती है। इन तत्वों की ऐसी जगहों पे क्या होती है? कमी होती है। अगर हम भारत में ऐसी मिट्टी को बांटें कि दोमट मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, दोमट मिट्टी के अगर हम इस प्रकार से क्षेत्र बनाएं, ये एक आपका क्षेत्र मान ले पर्वत, इसे मान लेते हैं ढाल, ढलान वाला क्षेत्र, इसे मान लेते हैं मैदान, और इसे मान लेते हैं तटीय क्षेत्र। जहां पर्वत होते हैं, पर्वत में बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े। यहाँ जो पत्थर होंगे वो क्या होंगे? बहुत बड़े बड़े होंगे। पत्थर के टुकड़े क्या होते हैं? सामान्य से बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ नदी दिखाई नहीं देती। नदी क्या रहती है? विलुप्त रहती है। इस क्षेत्र में नदी क्या रहती है? विलुप्त रहती है। जैसे पत्थर थोड़े कम हुए तो इस जगह में नदी का पानी दिखाई देना शुरू होता है। जहां नदी का पानी दिखाई शुरू होगा, नदी का जल दिखाई देना शुरू, यहां पहली बार पानी आएगा तो इस जगह पे जल भराव भी होता है। यहाँ क्या होता है? जल भराव की भी समस्या आ जाती है। और इसके बाद मैदान में सामान्यतः ये क्या हो जाता है? बहता हुआ आगे और क्षेत्रों में घटित हो जाता है। यहाँ दोमट मिट्टी, यहाँ दोमट मिट्टी, यहाँ दोमट मिट्टी, यहाँ से मिट्टी चलना शुरू हुई तो सबसे नई मिट्टी कौन हुई? ये। इसे क्या कहते हैं? नई। इसे क्या कहते हैं? पुरानी। यहां पानी भरा था, मिट्टी दिखाई नहीं दे रही थी, यहां दिखाई देना शुरू हुई क्योंकि नदियों का पानी बट गया था। इसे पुरानी और इसे नई कहते हैं। अब ये जो ऊपर वाला क्षेत्र था जहां बहुत बड़े पत्थर थे, इसे नाम दिया जाता भाभर। जहां पानी भर गया इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है तराई। इसे कहा जाता है बांगर, इसे कहा जाता है खादर। आपने नाम सुना होगा बीटी बैगन,
एक बैगन आया था, अनुवांशिक रूप से बनाया गया था, उसके जीन में चेंज करके उसे बीटी बैगन नाम दिया गया। क्या होता है कि बांगर और खादर में कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो बीटी बैगन, भाबर तराई बांगर खादर। जो खादर होता है वो नई दोमट मिट्टी होती है, नई दोमट, और जो नई दोमट होती है उसमें उर्वरकता ज्यादा होती है, उस मिट्टी में उर्वरकता क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। पुरानी बांगर में कम होती है। जहां जो दोमट मिट्टी बनती है उसमें उर्वरक क्षमता क्या होती है, अपने आप में थोड़ी सी कम होती है। तो ये आपके दोमट मिट्टी के कुछ और रूप थे जहां से कई बार क्वेश्चन बनता है। याद रखना, ऊपरी नदी बेसिन की बात थी। अभी दोमट मिट्टी का ये यहाँ पे आपसे क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण लगाएं, भाबर तराई बांगर खादर, बीटी बैगन, शॉर्ट ट्रिक से याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दोमट मिट्टी के बाद अगला नंबर आता है काली मिट्टी का। अगला नंबर किसका आता है, काली मिट्टी का या ब्लैक सॉइल का, काली मृदा। बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। काली मिट्टी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के लावा में कटाव एवं जमाव। ज्वालामुखी को ही कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। जब बेसाल्ट चट्टान में कटाव होता है और कटाव से जमाव किसी जगह पर होता है, तो चूंकि ज्वालामुखी गर्म होता है तो इससे इसका रंग क्या होता है, काला। तो इससे जो जमाव से जो मृदा बनी उस मिट्टी का रंग क्या होता है, काले रंग का। काले रंग का क्यों होता है, काली क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है टिटैनीफेरस। टिटैनीफेरस की वजह से इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। टिटैनीफेरस तत्व की वजह से ऐसी मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। ऐसी मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर टिटैनीफेरस होता है, इस वजह से ऐसी मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है। ऐसी मिट्टी को स्थानिक मिट्टी कहते हैं। स्थानिक मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि जहां ज्वालामुखी आया वहीं इसका विकास होगा, अन्य जगहों पर इसका कोई विकास नहीं होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाए, बहती नहीं है, जहां है वहीं की वहीं रहेगी। दूसरी बात, इसका विकास कहाँ होता है, इसका भी विकास होता है अर्ध शुष्क क्षेत्र में। अर्ध शुष्क का मतलब थोड़ा शुष्क, थोड़ा नमी, थोड़ा सूखा, थोड़ा नमी वाले क्षेत्र में विकास होता है। ऐसी मृदा क्षारीय मृदा होती है। कैसी मिट्टी होती है, क्षारीय मृदा होती है। काली मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय मिट्टी होती है। इसमें भी कार्बनिक तत्वों का अभाव होता है, कार्बनिक तत्वों का अभाव। काली मिट्टी में भी क्या होता है, कार्बनिक तत्वों का अभाव होता है। याद रखना है, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान वही जो लावा से निर्मित होती है, उसे बेसाल्ट चट्टान के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें पाई कहां जाती है, तो सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, दक्कन ट्रैप में, प्लस कुछ आपके साउथ में कर्नाटक वगैरह में भी पाई जाती है। ठीक है, और याद क्या रखना है, इसी मिट्टी के साथ कई बार लाल मिट्टी भी मिल जाती है, तो फिर उसे हम अंतःमंडलीय मृदा कहते हैं। काली के साथ कई बार लाल मिट्टी मिल जाती है तो हम उसे अंतःमंडलीय मृदा के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी में चीका युक्त होती है। ये मिट्टी कैसी होती, चीका युक्त होती है। यह मिट्टी चिकनी होती है। इस मिट्टी में चिकनी होती है, याद रखना है। इस मिट्टी में चूना की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में चिकनी होती है और चूना की मात्रा अधिक होती है। चूना के साथ इसमें पाया जाता है लोहा प्लस मैग्नीशियम। इन तत्वों की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। कमी किसकी होगी, अगर काली मिट्टी में हम बात करें कौन से तत्वों की कमी होगी, तो यहाँ कमी होती है ह्यूमस की, यहाँ कमी होती है नाइट्रोजन की। ह्यूमस की कमी होती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की भी कमी होती है। काली मिट्टी की बात करें तो यह बारीक कणों से मिलकर बनती है, बारीक कणों से बनती है।
काली मिट्टी कैसे बनती है? बारीक कणों से मिलकर बनती है। खास बात क्या है कि जब इस मिट्टी को एक और नाम दिया जाता है, उसका नाम है रेगुर। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत होती है। यह मिट्टी जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। जब सूखती है, सूखने पर जब मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। दरारों की वजह से इसमें कहते हैं कि यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। दरार पड़ गई तो उसके नीचे अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस हवा के द्वारा वहां थोड़ा बहुत पहुंच गया, तो माना गया कि ये मिट्टी स्वयं की जुताई करने वाली होती है। जब सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये सब कुछ आपका रहा काली मिट्टी के बारे में। अगला पॉइंट आता है, आपने जो पीछे लिखा मिट्टियों के नाम, उनमें क्या क्या लिखा था? एक आपने लिखा था पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा का मतलब जो पर्वतों में निर्माण होता है उसे पर्वतीय मृदा कहते हैं। जाहिर सी बात, उसमें मृदा संस्तर वगैरह नहीं बनेगा, सॉइल प्रोफाइल नहीं बनेगा, उसमें कृषि वगैरह बहुत कम होती है, तो वहां पे उसकी कोई बात नहीं करेंगे। मरुस्थलीय मृदा की बात करें, क्षारीय मिट्टी होती है, किसी काम की नहीं होती, उसकी भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। इनमें कोई चीज है नहीं। पीछे मैंने बहुत सारा आपको पेडोल्फर बता दिया, वहां से हो जाएगा। पीट मिट्टी किसे कहते हैं? जो तट के किनारे पाई जाती है उसे पीट मृदा कहते हैं। सलाइन मिट्टी के बारे में खूब चर्चा हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी लाल मिट्टी पर। लाल प्लस लैटेराइट मिट्टी, किस पर बात करेंगे? लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी पर चर्चा करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिखाई दे रहा है ना? ओके, लाल मिट्टी और लैटेराइट पर बात करते हैं। ग्रेनाइट प्लस नीस की जो चट्टाने हैं, इनके अपक्षयन, विघटन, वियोजन। अपघटन टूटना, विघटन टूटकर अलग हो जाना, वियोजन एक जगह पे जाके जम जाना से लाल मृदा का विकास होता है। जहां ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें होंगी उसी जगह पर लाल मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बात करें, ये मिट्टी बनती कहां है? इस मिट्टी को, इन दोनों मिट्टियों को ही हम कहते हैं मंडलीय मृदा, क्योंकि ये एक ही जगह पर रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनका परिवहन नहीं होता, इस वजह से इनको मंडलीय मृदा कहते हैं। इनका क्षेत्र कैसा होता है? इनका भी क्षेत्र कैसा होता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है। इनमें भी कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। इनमें भी क्या होता है? कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। अगर बात करें इनका विकास कैसे होता है, तो लैटेराइट मिट्टी के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए प्लस सूखा होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों बार बार होने चाहिए। पानी गिरा फिर सूखा पड़ जाए, फिर पानी, फिर सूखा, फिर पानी, फिर सूखा। यहां पानी गिरे लेकिन सूखा ना पड़े, पानी गिरे और सूखा ना पड़े तो लाल मिट्टी का। लैटेराइट का मतलब सूखा पड़ जाए, फिर ज्यादा पानी गिर जाए, फिर सूखा पड़ जाए, तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम बात करें लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी के अपने दो रूप होते हैं। एक आपको दिखाई देगी सतह में और एक आपको दिखाई देगी सतह के नीचे। जो आपको सतह में दिखाई देगी उसका रंग होगा लाल, सतह के नीचे जो दिखाई देगी उसका रंग कैसा होगा? पीला। सतह के ऊपर जो दिखाई देगी उसका रंग लाल, सतह के नीचे जो दिखाई देगी उसका रंग पीला। इसमें कृषि कौन कौन सी होगी? तो इसमें कृषि होती है सब्जी की, तंबाकू की। इसमें जो कृषि होती है सब्जी की, तंबाकू की, चावल की और रागी की। चावल रागी की इसमें कृषि होती है लाल मिट्टी में। लैटेराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। लैटेराइट मिट्टी में किसकी होती? तो इसमें चाय की कृषि होती है।
अगले कुछ और पॉइंट्स आते हैं, उनको मैं आपको लिख के बता देता हूं सीधा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीधे लिख के दिखाता हूं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने मिट्टियों के नाम लिखे हैं, कुछ चीजें वनस्पतियां हैं। जैसे मेगाफाइट वनस्पति कौन सी होगी, यहाँ पे अभी मिल गया मुझे, तो मैंने आपको बता देता हूं। ऐसी वनस्पति जो 18 डिग्री टेम्परेचर से अधिक पर पैदा होती है उसे मेगाफाइट कहते हैं। मेसोफाइट का मतलब ऐसी वनस्पति होता है जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गर्मियों में हो, गर्मी में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए। माइक्रोफाइट्स का मतलब 18 डिग्री से ज्यादा ना हो, अधिकतम कितना हो, ज्यादा, 18 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी वनस्पति को माइक्रोफाइट्स कहते हैं। एक होता है हेकिस्टोफाइट, हेकिस्टोफाइट का मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना हो। ऐसी वनस्पति जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है उसे हेक्सोफाइट। माइक्रोफाइट जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पे ना हो। मेसोफाइट 18 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में हो, और मेगाफाइट 18 डिग्री से कम कभी तापमान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं कुछ और मिट्टियों के नाम, आपके सामने कई बार पूछा जाता है सही मिलान के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एंटी सॉइल मृदा का मतलब क्या होता है। मृदा जिसका विकास नहीं हुआ, ऐसी मृदा जिसका पूर्ण विकास नहीं हुआ उसे एंटी सॉइल कहा जाता है। एक है हिस्टोसॉल, इसे कहते हैं जैविक प्लस बंजर भूमि। जो बंजर भूमि होती है उसे हिस्टोसॉल कहते हैं। हिस्टोसॉल किसे कहते हैं, जो कि बंजर होती है, या फिर जिसे हम पीट मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पीट मृदा या बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। अगला है एंडीसॉल। एंडीसॉल का मतलब जो मिट्टी ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में बनती है, ज्वालामुखी की राख से जो मिट्टी बनती है उस मिट्टी का नाम क्या होता है, एंडीसॉल। एक है एरिडोसॉल। एरिडोसॉल का मतलब ऐसी मिट्टी जो आपको मरुस्थल में मिलती है, चाहे वो गोबी के मरुस्थल में हो या सहारा के मरुस्थल में। ऐसी गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में, सहारा अफ्रीका में। एरिडोसॉल मिट्टी जो मरुस्थल में बनती है। एक और है इंसेप्टिसॉल। अगर हम बात करें इंसेप्टिसॉल की, तो यह मिट्टी घास के मैदान में बनती है। घास के मैदान में जो मिट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं, इंसेप्टिसॉल कहते हैं। देखो हमने मृदा का पूरा कर लिया, ये तो आपका ज्योग्राफी का पार्ट था, नो डाउट। अब अगली चीज आती है कि हमारे देश में मृदा क्षरण कैसे हो रहा है, मृदा निक्षालन किस गति से हो रहा है, और मरुस्थलीकरण से संबंध क्या है। मरुस्थलीकरण देखेंगे, मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय देखेंगे, जो आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का है। मरुस्थलीकरण रोकने के कितने अब तक सम्मेलन हुए हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।